लो चीफ, इसमें सभी के राज हैं जो मैं आपको सौंप रहा हूं। हाँ, मेरे सर से बोझ उतर गया है चीफ। जमानत ने मुझे परेशान करके रख दिया था। हर वक्त का खौफ, हर वक्त का टेंशन। मैं बिल्कुल थक गया चीफ। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चीफ, मैं इस दुनिया को अमन और सुकून की दुनिया देखना चाहता हूं। हालांकि यहां जो कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या हम सब मिलकर इस दुनिया को जराइम से पाक एक खूबसूरत दुनिया नहीं बना सकते? तुम्हारे जज्बात काबिल कदर है मिस्टर तारिक। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। किसी एक मुल्क के शहरी नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया के शहरी होते हैं। थैंक यू चीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो यह नजरिया है कि हमारा ताल्लुक जहां से भी हो, हमारा मजहब जो भी हो, हमें अपने अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया से जराइम का खात्मा हो। बिल्कुल, यही एक तरीका है आइंदा नस्लों की भलाई और बुराई का। क्या चीफ, मैं मुतमईन हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जाहिर है, अब हमारे पास उनके खिलाफ मैटर आ गया है। अब हम उन पर आसानी से हाथ डाल सकते हैं। तुम जानते हो चीफ कि इनमें किसी के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। फिर भी एक बेहतर मुआशरे के लिए मैं चाहता हूं कि ये लोग कानून के कटहरे में खड़े हो जाएं। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है मिस्टर तारिक। अब सब ठीक हो गया है, तुम इत्मीनान रखो। मैं तुम्हारे इस ताउन का शुक्रिया अदा करता हूं। डोंट वरी। थैंक यू चीफ। सारा और बच्ची कैसे हैं? बाबाजान दोनों माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वे सारा से को बच्ची को लेकर यहाँ आ जाया करे, उस्मा का दिल भी बहल जाया करेगा। जी ठीक है, मैं कह दूंगा। वैसे सारा ने दोबारा जर्नलिज्म शुरू कर दिया। अच्छा, चलो ये तो उसका शौक भी और प्रोफेशन भी। बाबाजान एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करनी थी आपसे। आपने तो शायद सुन ही लिया होगा कि मल्होत्रा के खिलाफ फिर एक्शन हुआ है। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन लोग हैं। कम से कम मैं और तुम तो नहीं है, तो फिर वो ऐसा कौन कर रहा है? बाबा, लेकिन वो जो कोई भी है बड़ी प्लानिंग और समझदारी से एक्शन ले रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जब तक तुम और शिराजी यहाँ से चले ना जाओ, मैं नहीं चाहता कोई किसी किस्म का भी हम पर शक करे। ठीक है, देखें आप, मैं भी अपनी तरफ से पता चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कौन है।
अच्छा, हाँ, गुड गुड, थैंक यू। मैं अपना सेटअप पाकिस्तान कायम करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारा अपना मुल्क है, हमारी जड़ें उसी मुल्क से, और फिर वापस भी तो वहीं जाना है ना। जी हाँ, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। परवीन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। शायद तुम वो सुनकर नाराज भी हो जाओ, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के बाद यह फैसला किया है। वो क्या तारा साहब, बताइए। वो सबूत मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। क्या? हाँ, दे दिए मैंने वो सारे सबूत। तुम या तो इसे मेरी फर्शानासी समझो, या मुझे एक कमजोर आदमी, मुझसे ये बारे गुनाह उठाया नहीं जा रहा था। तो अब क्या होगा? जाहिर है कि पुलिस पूरी कुव्वत के साथ अपनी एक्शन में आएगी, लेकिन न जाने क्यों अब तक बिल्कुल खामोशी है। शायद कि पुलिस अपनी तैयारियां कर रही होगी। मेरा ख्याल है यही बात हो सकती है। पुलिस चीफ बहुत ज़हीन आदमी है, कोई काम अधूरा नहीं करता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब उन लोगों के लिए दुश्वारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, इसका यही मतलब है। बड़े बड़े कारनामे रूनुमा होंगे। काश ये काम मेरे हाथों न होता। कमल, जी सर। ये दुनिया कितनी बड़ी, कितनी फैली है ना? जी हाँ सर, इसमें क्या शक है? लेकिन कभी कभी यही दुनिया एकदम सिमट जाती है, इतनी छोटी सी हो जाती है कि युगों के खोए हुए लोग एकदम नजरों के सामने आ जाते हैं। मैं आपकी बातें नहीं समझ रहा हूं सर। राम, इस वक्त निगाता के जजीरे पर उज़्मा की सालगिरह हो रही है। क्या? ये सोचने वाली बात है सर, लेकिन मुझे शक है कि चाणक्य की सौगंध मल्होत्रा ने कभी हवा में तीर नहीं चलाया। मुझे इस खबर की कंफर्मेशन चाहिए। जाके मालूम करो कि जजीरे पे कौन है। जी सर, आपको इसकी खबर मिल जाएगी। गुड। समझ रहे हो ना? जी, ये देखो, ये जो स्टेशन है, इस पर तुम्हें अमल करना चाहिए। जी ठीक है, ये सारा अच्छी तरह स्टडी कर लेना। जी मैं तुम्हें ये भी दिखा दूँ, ये दूसरी फाइल। जी बेटा, मैं शुरू में ही ये देखो। जी बाबा जी, मैं देखो। बाबा, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, तुम्हारे साथ इस वक्त मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। तुम दोनों जाओ। बाबा, आपकी कमी वहां बहुत महसूस होगी। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन अगर हम सब एक साथ वहां चले गए तो हम लोगों की निगाहों में आ जाएंगे। बाबा ठीक कह रहे हैं उस्मा। पुलिस चीफ न सही और भी इसके अलावा कई दुश्मन हो सकते हैं। बाबा, कभी वो दिन भी आएंगे जब हम अपनी खुशियों को मुतमईन और पुरसकून तरीके से सेलिब्रेट कर सकेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत जल्द वो दिन भी आने वाला है बेटा। न जाने क्यों बाबा, आपको छोड़कर जाते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। दरअसल तुम इस वक्त बहुत एक्साइटेड हो रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। दानिश, जी बाबा। उस्मा को बहुत एहतियात से ले जाना, और शिराजी को मेरी तरफ से यकीन दिला देना कि वो किसी किस्म की फिक्र न करे। यहाँ हालात मेरे कंट्रोल में है। दिल तो यही चाहता है बाबा कि सारी एहतियातें तर्क करके अंकल को यहीं ले आऊं।
अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। शिराजी का भी यहाँ आना ठीक है, उसका वहीं रहना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना? जी। यो तुम दोनों, बहुत देर हो रही है, तुम्हें फौरन जाना चाहिए। अच्छा बेटा, उस्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज पापा। टेक केयर। ओके। तो ये बात कंफर्म हो गई कि शिराजी उसी जजीरे पर मौजूद है। यस सर, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला, शिराजी वही है। राम, अपने आदमी से कहो कि उन पे नजर रखें। तुम भी वहीं चले जाओ, मुझे हर लम्हे की रिपोर्ट देते रहो। आप नहीं आएंगे सर? नहीं। और ख्याल रहे, शिराजी इस बार बचना नहीं चाहिए। अमर सर, ये आपने मंगवाया। वाओ, गुड, वेरी गुड। और बाकी सब ठीक है? सब ठीक हो गया सर। दैट्स गुड। वाह, वो मेहमानों का क्या हुआ? मेहमान को कोर्टेज में ठहरा दिया। ये अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम उस्मा बेटा, हाउ आर यू? I'm fine, आप कैसे? I'm fine. And how was your trip? Perfect. Oh, that's good. अंकल बाबाजान ने आपके लिए सलाम भेजा लेकिन वो खुद नहीं आ सके। हाँ, उन्होंने मुझे फोन कर दिया था। दानिश जी, एहतियात भी तो जरूरी है ना? अंकल एहतियात तो बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जरा सालगिरह की तैयारियां करो। हम तकरीबन 1 घंटे बाद केक काटेंगे। ओके बॉस। अच्छा बेटा, अब हम आपको आपकी सालगिरह पे एक छोटा सा और खूबसूरत सा तोहफा देंगे, ओके? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Thank you. Oh, you're welcome. Let me see. Wow, beautiful, Papa. You are the best, Papa. बेटा, I wish कि मेरी जिंदगी में तुम मिल जाए। अरे कहाँ यार? अबे! आना! अरे डॉक्टर को बुला यार! क्या हुआ इसे? उस्मा! दानिश! क्या हो गया? क्या हो गया ये सब कुछ? तुमने ये क्या किया? सर,
ये तो मैंने शिराजी का लिया था, लेकिन समझ में नहीं आता। जानते हो तुम्हारी इस गलती का नतीजा क्या निकलेगा? वो लोग पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढते फिरेंगे। तो सर अब आप बताएं क्या करें? जाहिर है कुछ दिनों के लिए खामोश रहना पड़ेगा। ओके सर। हेलो। हाँ चलो भेज दो। आओ आओ मिस्टर तारिक, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्यों? मुझे क्या हो? देख रहे हो शहर में क्या हो रहा है? मैंने वो सबूत तुम्हारे हवाले किस लिए किए थे? सिर्फ इसलिए कि पुलिस एक्शन लेगी और वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, हर तरफ सुकून का माहौल होगा। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। मिस्टर तारिक, तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि फैक्ट्स क्या है। किस फैक्ट की बात कर रहे हो? फैक्ट तो यह है कि उनकी आपस की लड़ाई में वो बेचारी उज़्मा मारी गई। लेकिन उज़्मा तो खुद शिराजी की बेटी थी। तो इसका मतलब था कि उज़्मा को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो बेचारी एक मासूम बेगुनाह लड़की थी। तुम्हारी खामोशी ने उसे मारा है। मिस्टर तारिक, हालात को जिस अंदाज से मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ खामोशी और नजरअंदाज कर रहे हो। मैं नजर नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्या कर रहे हो? उज़्मा की मौत को किस खाते में डालोगे? सच तो यह है कि उज़्मा की मौत का मुझे खुद बेहद अफसोस है। कैसा अफसोस कर रहे हो? लोग मर रहे हैं, बेगुनाहों का खून हो रहा है और तुम सिर्फ अफसोस कर रहे हो। तारिक साहब, चंद दिनों की बात है, तुम खुद देख लेना कि इस सिलसिले में मैं क्या करता हूं। ओके चीफ, तुम्हारी ये चंद दिन भी देख लेता हूं। बाय। हम देखते रह गए और एक बेरहम गोली ने मेरी बेटी की जान ले ली। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं शिराजी। अपने आप पर मातम करूं या मैं क्या करूं मैं? बाबा जानी, उस बेचारी ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे अगर जान ही लेनी थी तो हमारी जान हाजिर थी। उसका क्या कसूर था? उसका निशाना उज़्मा नहीं थी बेटा, कोई और था। मैं, तुम या शिराजी। वो बेचारी तो बस लपेट में आ गई। और मेरी बेटी का खात्मा हो गया और हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं। क्या खबर लाया? सर, कुछ लोगों ने मल्होत्रा के आदमियों को देखा था जो जल्दी में यहां से फरार हो रहे थे। मल्होत्रा? यस बॉस। इसका मतलब है मल्होत्रा को मेरी मौजूदगी का पता था। वो मेरी तलाश में आया होगा, मेरी। सरदाम, अगर ये हरकत उसकी है तो मैं अपनी बेटी के खून की कसम खाकर कहता हूं कि मैं मल्होत्रा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौत उसका मुकद्दर है शिराजी। उसकी मौत हम सब पर कर्ज है। सब पर नहीं बाबा जानी, सिर्फ मुझ पर। उज़्मा बीवी थी मेरी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। उसके कातिल का हिसाब सिर्फ मुझ पर फर्ज है। नहीं दानिश, नहीं। तुम जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा बैठना। वो मल्होत्रा, वो एक मक्कार और चालाक दुश्मन है।
उसने अपनी बचत के बहुत से तरीके सोच रखे होंगे। जरगाम, तुम्हारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। धीरे धीरज रखो शिराजी, अब उसका वक्त आ गया है। बाबा, अब आप ये बताएं कि उस्मा की तदफीन कहां होगी? दानिश, क्या सलाम तदफीन क्या कहा इसने? नहीं दानिश, नहीं, मैं उसे अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। शाजी, ये कानून कुदरत है, हम इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दानिश, नहीं, सरगाम, उस्मा, हौसला कीजिए, हौसला कीजिए प्लीज। उस्मा, प्लीज मेरी बच्ची, सबका दुख है, प्लीज। उस्मा बहुत अच्छी थी। उसके दिल में हमदर्दी और मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं था। ये अजीब बात है, शिराजी जैसे बाप की बेटी होने के बावजूद उसकी शख्सियत का खूबसूरत पहलू अपनी जगह बरकरार रहा था। उसकी मौत ने तो जैसे हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है। और उसका कातिल अभी तक हमारे सामने नहीं आया। हैरत तो इस बात की है कि कातिलों के चेहरे छुपे हुए नहीं हैं, वो सामने के लोग हैं। और उनके सामने लोगों को कत्ल और गारत गरी की आज़ादी दे दी गई है। न जाने इस कत्ल के बाद मैं अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा हूं, जैसे इस मौत में खुद मेरा हाथ है। लेकिन वो क्यों? उससे आपका क्या ताल्लुक है? वो सबूत मेरे हाथ से निकल गए हैं। वो सारे सबूत मैंने चीफ के हवाले कर दिए, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, बढ़ते हुए सैलाब को रोक लिया जाएगा। मगर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये वाकई हैरत की बात है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने गलती की है। वो सारे सबूत पुलिस चीफ के हवाले करके मैंने अपने हाथ पांव कटवा लिए हैं। लेकिन इसमें आपका क्या कसूर है? वो सारे सबूत हमें किसी न किसी के हवाले तो करने ही थे। इसके लिए चीफ से बेहतर आदमी कौन हो सकता था? अब क्या फायदा ऐसी बातों का? हमारी एक बहुत अच्छी साथी हमसे बिछड़ गई और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। ये तो इब्तिदा है, जाने और कितनों को रोना होगा।
अरमीन, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक छोटा सा प्यारा सा गांव था हमारा, पुरसुकून जिंदगी गुजर रहा था, प्यारा प्यारा सा। हम अपना जिंदगी में बहुत मगन था। फिर किसी का तलाश हमको इधर जापान ले आया और हमारे पैरों में जंजीरें पड़ गया। मैं तो खुद भी बहुत खौफजदा रहने लगी हूँ आसिफ। हर वक्त एक खौफ सा लगा रहता है, न जाने किस वक्त क्या हो जाए। खैर, महफूज होने का ये एहसास पहले कभी नहीं था। यही कैफियत तो हमारा भी है। अब तो हमको बहुत ज्यादा तकन महसूस होने लगा है। आसिफ, इस हाल में मैं फिर एक बार वही बात कहती हूँ जिसका इजहार मैंने तुमसे पहले भी किया था। बताओ अरमीन, तुम क्या बोलना चाहता है? इससे पहले कि ये सैलाब हम दोनों को बहा कर ले जाए, हमें एक दूसरे का सहारा बन जाना चाहिए। नहीं अरमीन, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो तुम आसिफ? आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं है कि हमारा ये कदम हम दोनों को एक पुरसुकून जिंदगी दे सकता है? हमको पूरा यकीन है इस बात पर। तो फिर? अरमीन, बात यह है कि हम इस वक्त बिल्कुल मुअल्लक है। हमारा कोई भरोसा नहीं है। किस किस्म का भरोसा चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि जिन हालात में मैं उलझा हुआ हूं उनसे निजात हासिल कर लूं। थोड़ा सा सुकून हो तो फिर किसी और तरफ भी सोचूं। बहरहाल, ये फैसला तो हमें करना ही है। देखो अरमीन, हम ये नहीं चाहता कि शादी के बाद उलझने हमारे साथ साथ हो। हम चाहता कि पहले उनसे निजात हासिल कर ले। हो सकता है कि उसके बाद पुरसुकून जिंदगी हमारे इंतजार में हो। खुदा जाने ये इंतजार कब तक रहेगा। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस इंतजार का खात्मा होने वाला है। काश मेरे लिए इतना इंतजार आसान हो सके। उम्मीदें कायम रहें तो आसानियां पैदा हो जाता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है अरमीन, तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा पामान। आखिरकार हमने उसे मिट्टी में उतार ही दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए दामनों को साफ करके यहां आकर बैठ गए। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। मौत एक हकीकत है, इससे छुटकारा नामुमकिन है बेटा। बहुत अच्छी थी सरकार, इस उम्र में भी खिलौनों और बातों से बहल जाने वाली, अपने बाप के कांधों पे सर रख के सो जाने वाली। मगर अभी कांधे सूने हो चुके हैं सरकार, सूने हो चुके। हम सब एक दूसरे को तसल्ली देने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? हम रो तो सकते हैं ना बाबा? नहीं बेटा, नहीं। मरने वाले की रूह हमारे आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमें अपने आप को संभाल के रखना होगा, बहुत संभाल के। आखिर किस लिए? किस लिए? शिराजी, जब तक सांसें बरकरार हैं तब तक हमें जीना है, चाहे वो किसी अंदाज से भी हो। और फिर जब ये मुकद्दर ही ठहरा तो फिर क्यों ना इन सांसों और इस जिंदगी को नए रस्म के साथ बढ़ता जाए। बाबा, ये कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है कि
हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम बेबस होकर रह गए हैं। इंसान की यही बेबसी उसे खुदा के वजूद का एहसास दिलाती है बेटा। सोचा था जब मैं यहां से वापस जाऊंगा तो मेरे साथ होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसका सफर इतना मुख्तसर होगा। इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देगी। रिलैक्स शिराजी, रिलैक्स। तुम तो आर्मी दिल के इंसान हो, तुम्हें क्या हो गया है? सरगाम, औलाद के सामने कोई दिल आर्मी नहीं होता। सब मोम की तरह पिघल जाते हैं। पिक अप। मर गई साहब। खैर, रिपोर्ट क्या है? मल्होत्रा साहब, वो शिराजी और जरगाम की तरफ से कुछ खामोशी है। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का ऐलान है सुषमा। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद वो लोग यूं निश्चिंत नहीं बैठ सकते। मल्होत्रा साहब, वो लोग अभी तक उस लड़की की मौत का शोक मना रहे हैं। कब तक शोक मनाएंगे कमल? चाकिया की सौगंध जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई है हमसे। खैर, अब इस भूल का उपाय कुछ ऐसा करना है कि किसी को पता ना चल सके। मैं नहीं समझी सर। मेरे साथ रहती हो तो खुद से समझ लिया करो। मैं किसके साथ जजीरे की तरफ गया था? जी सर, जगदीप आपके साथ गया था। ऐसे लोग कोई राज ज्यादा देर तक अपने सीने में नहीं रख पाते। कमजोर लोग होते हैं ना, छोटी सी लालच या धमकी में बड़े से बड़ा राज उगल देते हैं। जी मल्होत्रा साहब। बात तो बुरी है, लेकिन क्या किया जाए? भाई, अपना जीवन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। वो तो है सर। बस इतना ख्याल रखना कि मरते समय उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। मेरी बात समझ रही हो ना? मैं समझ गई सर। हाँ, उसके बीवी बच्चों को मेरी तरफ से कुछ रकम भेजना ना भूलना। जी मल्होत्रा साहब, बेहतर है। मैं समझ रहा हूं शिराजी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूं, लेकिन बस सरगाम, बस अब मैं तुम्हारी किसी भी मसलहत आमेज पॉलिसी को कबूल नहीं करूंगा। तुम चाहते क्या हो? उसने मेरी बेटी का मर्डर करके सोए हुए शेर को बेदार कर दिया है, और अब मैं इस जंग के लिए तैयार हूं।
ये नहीं हो सकता। मल्होत्रा साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेवकूफ हो तुम। मल्होत्रा साहब ने तुम्हारी मौत का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब तुम चंद दिनों के मेहमान। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम मल्होत्रा साहब के एक बहुत बड़े राज में शामिल हो। ओ भगवान, तो बताओ, तुम बताओ मैं क्या करूं? अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ, वरना मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। सब कुछ खत्म हो गया। हमने गवा दिया। दानिश बेटा, शायद कहानी तो अब शुरू हुई है। दानिश, हम उसका ऐसा बदला लेंगे कि मल्होत्रा जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन फायदा क्या होगा? उज़्मा तो वापस नहीं आएगी ना। वो तो मर गई, और मौत के बाद जिंदगी तो कभी हासिल नहीं होती, मौत ही मिलती है। एक मौत हो गई, उसके बाद एक और मौत होगी, और यह सिलसिला न जाने कब खत्म होगा। भाई दानिश बेटे, संभालो अपने आप को, जख्म खाने का हौसला पैदा करो। यही जिंदगी है, यही जिंदगी। पता नहीं क्या जिंदगी है और क्या नहीं, बस जिंदा रहना पड़ेगा। शायद इसलिए कि मर भी नहीं सकते बाबा जान। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते।